नमस्कार बच्चों। जैसे हमने पीछे लेसन पढ़ा था अपना 6th विनिर्माण उद्योग, जिसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं इसको। जैसे यहाँ से कृषि उद्योग, यहाँ शुरू करेंगे। इससे पहले वाला लेसन हम पढ़ चुके हैं पहले। यह कृषि उद्योग यानी कृषि उद्योग जो उद्योग कृषि पर आधारित है। सूती वस्त्र उद्योग पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और वनस्पति तेल आदि सभी उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित हैं। यानी कि जितने भी सूती वस्त्र उद्योग हैं, पटसन उद्योग है जैसे बोरी, रेशम उद्योग कपड़ा बनाने वाले, ऊनी वस्त्र उद्योग चीनी बनाने वाले उद्योग हैं जो, और वनस्पति तेल, जितना भी वनस्पति तेल बनाने वाले उद्योग है सारे सभी के सभी वो कृषि पर आधारित है। वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का एक अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसके औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का अकेला उद्योग है जो कच्चे माल की उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक के श्रृंखला में परिपूर्ण और आत्मनिर्भर है। सूती वस्त्र उद्योग प्राचीन काल में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते हैं। यानी कि पहले क्या थे, जो उद्योग थे वो हाथों से बनाए जाते थे। उद्योग के अंदर जो कपड़ा था वो हाथों से बनाया जाता, सूती कपड़ा था जो हाथों से बुनाई होती थी। रंगाई, कताई, हथकरघा बुनाई तकनीकों के माध्यम से बनाए थे। 18वीं शताब्दी के बाद बिल्कुल विद्युतीय करघों, यानी विद्युतीय करघे जो क्या है, बिजली से चलने वाले करघे। हथकरघे थे पहले हाथ से चलने वाले, अब फिर है विद्युत से चलने वाले, बिजली से चलने वाले। औपनिवेशिक काल कौन सा है, जब अंग्रेजों का अपने ऊपर अधिकार था, के दौरान परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई है, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड की मशीन निर्मित वस्त्रों से सीधा स्पर्धा नहीं कर सकते थे। यानी कि जो परंपरागत उद्योग जो हमारे घरों के अंदर लगे हुए थे, हाथ से बनवाए वाले कपड़ा बनवाए वाले उद्योग थे, ये सारे वो इंग्लैंड में जो मशीन निर्मित वस्त्र था, मशीनों से बनने वाला जो कपड़ा था, उनके साथ सीधी कंपटीशन नहीं कर सकते थे। जैसे रेशा उत्पादन, कच्चा रेशा, धुनाई, सूत, बुनाई, कपड़ा, रंगाई, परिष्करण, वस्त्र, गारमेंट और वस्त्र निर्माण, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। यानी जैसे रेशा उत्पादन करेंगे तो क्या करेंगे, उसको सबसे पहले कच्चा माल था वो, उसको क्या रेशा बनाया, उसको कपड़े के रूप में, रेशे के रूप में, यानी कि धागे के रूप में बनाया हो कच्चे माल को। जैसे कपास है या कोई भी धुनाई, यानी कि उसको अच्छी तरह से साफ किया गया और उसको सूत को, इस तरह से ये प्रक्रिया है उसकी बनाने की। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में। ये क्वेश्चन आपका मैप के लिए भी है। पहला सूती कपड़ा उद्योग कहाँ पर लगाया गया, 1854 में मुंबई में। ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपका। यूरोप में 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। पहला पॉइंट तो ये था। अब आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्र तक ही सीमित थे। यानी शुरुआत में जो उद्योग लगे ना सूती वस्त्र उद्योग, वो महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित। इसका भी एक कारण था, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास उगाई जाती थी, जो सूती वस्त्र उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती थी। क्यों, यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक है। आगे बढ़े इसकी। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पतनों की समीपता, यानी कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, क्यों थे यहाँ पर ज़्यादा उद्योग, ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। इसका आंसर भी आप यहीं से बना सकते हो। जैसे क्वेश्चन था, प्रारंभिक उद्योग मुंबई के आसपास क्यों पनपे, या प्रारंभिक सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास क्यों अधिक उपजे या अधिक बनाए गए। ये सारे क्वेश्चन है, उनका कारण दिया हुआ है ये नीचे इसमें। जैसे ये हो गया, महाराष्ट्र और गुजरात के उत्पादन क्षेत्र तक ही सीमित थे। कारण क्या था, पहला कपास की उपलब्धता, इन क्षेत्रों में कपास उच्च क्वालिटी की मिलती थी। बाजार, यहाँ पर तैयार माल क्या था बाजार में बेचने के लिए यहाँ पर ज़्यादा था।
और उसके बाद परिवहन, उसके बाद पत्तनों की समीपता, समुद्री पत्तन थे जो पत्तनों की समीपता समुद्री पत्तन थे। जैसे यहाँ पर समुद्री पत्तन में क्या था, एक तो मुंबई था, एक सूरत था, एक कांडला बंदरगाह गुजरात में, ये सारे क्या थे, पत्तनों की समीपता। यहाँ पर समुद्री पत्तन थे, यहाँ सामान को आवाजाही ले जा सकते थे समुद्र के माध्यम से। अगला है श्रम, यहाँ पर कामगार सस्ते मिल जाते थे। नमी युक्त जलवायु, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है, यहाँ पर जो सूती कपड़ा है उसको बुनने के लिए क्या थे, नमी की जरूरत होती थी। आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण का बढ़ावा दिया। स्थानीयकरण का मतलब यानी कि एक क्षेत्र विशेष में वो ज़्यादा फैले। इस उद्योग का कृषि से निकट संबंध है। कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वाले, पैकेट बनाने वाले, सिलाई करने वाले, यह जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रसायन रंजक मिल स्टोर, यानी कि जो रंगाई करने के लिए हमें जो रसायनों की ज़रूरत होती थी यहीं पर मिल जाते हैं। पैकेजिंग सामग्री, जो पैकेट हैं, इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है, फलस्वरूप इस उद्योग का विकास होता है। यद्यपि कताई का कार्य महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम और जरी कारीगरी आदि बुनाई परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन का विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों और विद्युत करघों मिलों में होता है, यानी कि जो यहाँ पर धागा बनाया जाता था उसका यहाँ पर हथकरघों में कम उपयोग होता था, बल्कि क्या थे, विदेशों के अंदर निर्यात किया जाता था। और वहाँ पर अच्छे जो विद्युत करघे थे या हथकरघे थे, वहाँ से अच्छी बुनाई करके कपड़े की मांग पूरी की जाती थी भारत में कपड़ा बनाकर। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता था। महात्मा गांधी ने सूत कातने और खादी बुनने पर क्यों बल दिया, क्योंकि उनको क्या करना चाहता था, उनको लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहता था। उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या था, वो अपने काम को स्वयं करे। हमारे देश में विद्युत चालित हथकरघों तथा हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा लूमेज को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कपड़ा था जो। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत में बने सूती वस्त्र आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीका के देश हैं। यानी कि यहाँ शुरुआत में क्या था, भारत इन देशों के अंदर जो नाम लिए हैं, इन देशों के अंदर निर्यात करता था ज़्यादा से ज़्यादा भारत में तैयार जो कपड़ा था। सूती रेशे की विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, यानी कि जो काटने वाले कारखाने थे वो विश्व के जो कारखाने उनसे प्रतिस्पर्धा कंपटीशन कर सकते हैं। हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में सक्षम है, लेकिन बुनाई और कताई और पराक्रम इकाइयाँ देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती। मैंने पहले ही बोला, जो कताई बुनाई का जो काम था, जो धागे बनाए जाते हैं उनका उपयोग हमारे यहाँ पर उपयोग नहीं होता, बल्कि विदेशों के अंदर वो बेचा जाता था। इस क्षेत्र में बड़े और आधुनिक कारखाने तथा अधिकतर छोटी बिखरी हुई इकाइयाँ ही हैं जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को पूरा कर पाता है। यह इस उद्योग की बड़ी कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती व धागों का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं का कपड़ा आयात करना पड़ता है। यानी कि हम धागा बेचते हैं और जो तैयार माल है, जो कपड़ा तैयार है, परिधान है, वो हम खरीदते हैं। धागा 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भेजा जाता है। अगर यह पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत 800 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है। रेशे से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से परिधान बनाने में चरण पर मूल्य में वृद्धि होती है। यानी कि शुरुआत में देखो वही धागा हम क्या बेच रहे हैं, उनको वही धागा बेच रहे हैं हम 85 रुपये किलो, और वही पैंट या पतलून बनाने के बाद क्या है, उसकी कीमत कितनी है, 800 रुपये किलो के हिसाब से वो बिकता है। इसलिए अधिक मात्रा में धागे के निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्र में सुधारना क्यों आवश्यक है। यद्यपि लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई, तथापि इसे आयात करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। विशेषतः बुनाई अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत
आपूर्ति के दूर करने तथा नई मशीनरी का उपयोग करने की आवश्यकता है। अन्य समस्याओं को कम श्रमिक उत्पादकता और कृत्रिम वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा है। यानी कि जो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल, जो रेशे वाले कपड़े हैं, रेशम है, जो भी है, श्रमिक उत्पादकता यानी कि कम श्रमिकों की होने के कारण से भी हम इन चीज़ों को उपयोग नहीं। पटसन उद्योग भारत में पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत है जो सबसे बड़ा उत्पादक पटसन और पटसन उत्पादक जो तैयार माल है वो सबसे बड़ा उत्पादक है। यह बांग्लादेश और के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। यानी कि जो अपना पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है और बांग्लादेश का, ये दो इसको बंगाल बोलते थे पहले, आज़ादी से पहले बंगाल का क्षेत्र था जो बांग्लादेश बना है, और जो पश्चिम बंगाल है अब ये पूर्वी यहाँ देखो बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। वर्ष 2010-11 में भारत में कुल 80 पटसन उद्योग थे। इसके अधिकांश पश्चिम बंगाल हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी संकरी पट्टी ने मेखला जो बोलते हैं उसको पट्टी बोलते हैं। यानी कि टोटली 80 किलोमीटर 80 पटसन उद्योग हैं 2010-11 में, और 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी पट्टी एक संकरी पट्टी में स्थापित हैं। भारत का पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा, ये क्वेश्चन आपका अंडरलाइन कर दिया बेटे आपने, कहना भारत का पटसन उद्योग जैसे पूछा ना, प्रथम पटसन उद्योग कहाँ पर लगाया गया था, ये रिसरा कोलकाता के आसपास पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। 1947 के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में चले गए। यानी कि जो लगभग 75%, 3/4 का मतलब होता है 75% जो उद्योग थे वो भारत में रह गए, मगर जो उत्पादक क्षेत्र था, वो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में चले गए। हुगली नदी के तट में स्थित होने का निम्न कारण है। ये कारण क्वेश्चन यहाँ बनता है, जो क्वेश्चन का आंसर देख लेना इसको। पहला इसका क्वेश्चन बनेगा जो पटसन उद्योग है हुगली नदी के किनारे पर स्थापित होने के क्या कारण है। इसके कारण ये नीचे दिए हुए हैं, ये पढ़ने आपने। जैसे हुगली नदी के तट पर स्थित होने का निम्न कारण है, पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, यानी कि जो वहाँ पर पटसन का उत्पादन होता है, जिन क्षेत्रों के अंदर, जिन स्थानों पर जहाँ पर पटसन उगाया जाता है वो उनके आसपास हैं उद्योग। सस्ता जल, हुगली नदी से क्या है, उद्योग बनाने के लिए क्या है, उद्योग में जो पटसन उद्योग में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, उसको सड़ाने के लिए, गलाने के लिए, उसको जल परिवहन, सड़क, रेल, जल परिवहन का जाल, कच्चे माल के मिलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन के संबंधित प्रचुर जल पानी की जरूरत है। पश्चिम बंगाल तथा सीमावर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, यानी कि वहाँ पर आसानी से मजदूर मिल जाते हैं। बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा, जूट का सामान निर्यात के लिए पत्तन सुविधाएं उपलब्ध होना, यानी कि पत्तन भी हैं वहाँ पर, समुद्री पत्तन जैसे कोलकाता हो गया आदि हैं। इनके उद्योग की चुनौतियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्र और बांग्लादेश, प्राचीन फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी स्पर्धा शामिल है। यद्यपि पटसन पैकिंग के अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण घरेलू मांग बढ़ी है। यानी कि जो यहाँ पर पैकिंग करने के लिए जो हमें कच्चे इसके जूट के जो बने हुए हैं उनका घरेलू मांग देश के अंदर बढ़ी है। तथापि मांग बढ़ाने हेतु विविधता की आवश्यकता है। पटसन की प्रमुख खरीदारी अमेरिका, कनाडा, गाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया हैं। यानी कि जो हम पटसन बेचते हैं अपना देश इन देशों में बेचता है। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूल और जैव निम्नीकरण पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादकों के लिए अवसर प्रदान किया है। यानी कि दोबारा फिर ये पॉलिथीन वगैरह छोड़ करके जूट के जो बैग आते हैं, अपने बोरियां आती हैं, ये सारी क्या है जूट से बनती है। इनका उपयोग अब बढ़ा है। उसके बाद है इसका चीनी उद्योग। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होता है, गन्ना होता है, शुगर केन। चीनी उद्योग, भारत का चीनी उत्पादक विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ खंड सारी के उत्पादन में यह प्रथम स्थान है। यानी कि चीनी उत्पादन में दूसरा और गुड़ और खंड सारी बनाने में यह पहला।
इस उद्योग के कच्चा माल भारी होता है। ढुलाई में इसमें सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। सुक्रोज क्या है, तो उसके अंदर रस जो गन्ने के अंदर है। ढुलाई के समय अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएंगे, हरियाणा से महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र से हरियाणा में लेके जाएंगे, तो क्या है, इसके सुक्रोज यानी कि वो सूख जाता है। सुक्रोज में क्या होता है, उसका जो रस होता है चीनी बनने के जो तो वो कम हो जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में फैली हुई। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश और बिहार में है। यानी कि जो चीनी मिलें हैं 60% उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर हैं। यह उद्योग मौसमी है, अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है, गन्ना 6 महीने की 1 साल के बाद उगाए कटाई होती है इसकी। जैसे नवंबर से लेकर के लगभग जून तक इसकी कटाई होती है, मई बल्कि अप्रैल तक इसकी कटाई होती है। तो उसके बाद ये कटाई बंद हो जाती है। तो उसके पिछले कुछ वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिण पश्चिमी राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ गन्ने के अधिक सुक्रोज की मात्रा है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियाँ भी सफल रही हैं। सहकारी समिति बनाई थी, यानी कि पीछे पड़ा था हमने। सहकारी समिति क्या होती है, जिसमें एक श्रमिक से लेकर के एक उत्पादक श्रमिक का जो बराबर का हिस्सा होता है उसमें लाभ और हानि में, इस तरह से ऐसे उद्योग थे। इस उद्योग के प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार है। इस उद्योग के अल्पकालिक होना, यानी कि कुछ समय के लिए इसको चलाया जाता है। पुरानी तरह अक्षम तकनीक का इस्तेमाल, यानी कि जो पुरानी तकनीक है, रस निकालना, फिर उसको उबालना, फिर उससे चीनी बनाना। परिवहन असक्षमता, यानी कि परिवहन अच्छे से नहीं मिल पाता। गन्ने पर समय पर कारखानों पर न पहुँचा पाना। खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना। खोई क्या थी, जो गन्ने का रस निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है गन्ने का, उसको बोलते हैं। खनिज आधारित उद्योग, वे उद्योग जो खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग के आने वाले कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? बहुत सारे हैं इसमें। देखो, लौह इस्पात उद्योग हो गया, इसको अन्य उद्योगों को लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ आपका, आधारभूत उद्योग किसे कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर किसी भी उद्योग को स्थापित करने के सबसे पहले लोहे की आवश्यकता होती है। और लोहा कहाँ से मिलेगा? लौह इस्पात उद्योगों से मिलेगा। चाहे बिल्डिंग बनानी है, चाहे आपने मशीनें बनानी है, ये सारी किस चीज़ की बनेंगी? लोहे की। लोहे से आधारभूत उद्योग कहा जाता है। क्योंकि अन्य भारी हल्के मध्यम उद्योग से बनी मशीनरी पर निर्भर है। विविध प्रकार के इंजीनियर सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। ये कारण दे दिया भाई, इसको आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। ये पूरा क्वेश्चन का आंसर है यहाँ तक। इस्पात से बने उन सभी पदार्थों से जो आप सोच सकते हैं। इस्पात उत्पाद खपत को प्राय एक देश विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा इस्पात एक भारी उद्योग है क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा माल, तैयार माल दोनों ही भारी तथा स्थूल होते हैं। इसके लिए अधिक परिवहन की लागत की आवश्यकता है। इस उद्योग को लोह इस्पात कोकिंग कोल, चूना पत्थर का उत्पादन 4-2-1। ये देखो, इसमें आपने अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटे मैं। लोह अयस्क कोकिंग कोल और चूने का उत्पादन में कितना अनुपात होता है? 4-2-1। यह आपने ध्यान रखना है। यानी कि लोह अयस्क 4% होगा, कोकिंग कोल 2 होगा और जो चूना है वो 1%। इस्पात को कठोर बनाने में मैग्नीज का कुछ मात्रा प्रयोग की जाती है। यानी कि मैग्नीज की अगर कठोर बनाना तो क्या होगा, मैग्नीज की कुछ मात्रा प्रयोग की जाती है। इस्पात उद्योग का आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? जहाँ पर ये आसानी से जैसे कोयला और जल और जो लोह अयस्क है वो आसानी से प्राप्त हो सकें। याद रहे, इससे निर्मित माल को बाजार उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। वर्ष 2016 में भारत में 956 लाख टन उत्पादन का निर्माण हुआ था। कच्चा इस्पात उत्पादकों में तीसरे स्थान पर है। यह स्पंज लोहों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2016 में यहाँ वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 63 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व के प्रति व्यक्ति औसत खपत 208 किलोग्राम थी। यानी कि भारत के अंदर इसकी खपत क्या है? सिर्फ 63 किलोग्राम
प्रति व्यक्ति खपत है साल में लोहे की कोई भी निर्माण कार्य बनाने के लिए, और जबकि विश्व में इसकी 208 किलोमीटर है, यानी कि अब भी बहुत ज़्यादा है अपने कम। देखो इस्पात बनाने की प्रक्रिया, चलो थोड़ा यहाँ से देखेंगे। कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन, यानी कि जो अयस्क का वहाँ तक लेकर आना। लोह अयस्क का गलाना, उसके अंदर क्यों मिट्टी होती है उसके अंदर पानी डालकर उसको गला लेना। और चूना पत्थर सहायक खनिज जो उससे पिघलाया जाता है, धातु का मैल हटाया जाता है। अयस्क को गर्म करने के लिए कोक ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है झोंकदार भट्टी, उसके अंदर डालने के बाद वो गर्म होने के बाद वो निकला। डलवा लोहा तरल पदार्थ को सांचों में डाल जाता है, इसमें डलवा लोहा कहा जाता है। यानी कि उसको जैसे कोई पाइप बना ली है या कोई ठोस एंगल बना लिया है या कुछ भी, उनको डलवा लोहा बनाया जाता है। उसके बाद इस्पात बनाना, डलवा लोहे का पुण्य गलाकर ऑक्सीकरण अशुद्धता हटाकर मैग्नीज निकिल क्रोमिन मिलाकर शुद्ध किया जाता है। धातुओं का आकार देना, रोलिंग, प्रेसिंग, डलाई और गढ़ाई, इन चीज़ों के द्वारा उसको बनाया जाता है। बच्चे बस आज यही, उसके बाद कल करेंगे जो बचा है। थैंक यू।